जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के कुछ एक जुगाड़। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टाइटल में, अकाउंटिंग के कुछ जुगाड़। तो आपको भाई जुगाड़ क्या है? देखो, हमारे जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम जो जनरल एंट्री करते हैं, उसमें हमने बहुत सारे नियम लगाए, बहुत सारे सिस्टम लगाए, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड रेवेन्यूज। ये सारे आपने पढ़ लिए, रूल रट लिए। उसके बाद भी कुछ एक ऐसी चीजें बच गई जिनका कुछ भी नहीं कर पाए हम, जिनके बारे में हम कुछ भी सेट नहीं कर पाए कि भाई इनको कैसे सेट करें। तो उनको सेट करने के लिए हमने कुछ जुगाड़ एंट्रीज बनाई और उन जुगाड़ एंट्रीज को हम पढ़ेंगे। उन जुगाड़ एंट्रीज का नाम क्या है? ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एक और आती है एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्रीज, देखो नाम सुन के बड़ी ही भाई ये खतरनाक लगेगी, पता नहीं क्या है ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। भाई बहुत खतरनाक चीज है, अपने बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम शांति से देखोगे तो सारी चीज समझ में आएगी, सारी बस की बात है और एकदम तरीके समझ में आएगी। एक एक चीज हम लेके चलेंगे। देखिए, बहुत सारे पढ़ाने वाले बहुत गलती करते हैं। एक वो क्या गलती करते हैं कि वो सबसे पहले ओपनिंग एंट्री पढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्लोजिंग एंट्री पढ़ाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं सबसे पहले क्लोजिंग एंट्री पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? आप सोचोगे कि क्लोजिंग एंट्री भाई पहले क्यों पढ़ा रहे हो? पहले तो ओपनिंग होती है, उसके बाद क्लोजिंग होती है। देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लोजिंग सीखेंगे, क्या क्लोज हो रहा है, फिर वो ओपन कैसे होगा वो ओपनिंग एंट्री में सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं, चलो क्लोजिंग एंट्री पे चलते हैं। नीचे मैंने कहीं पे क्लोजिंग एंट्री का लिखा हुआ होगा, देखते हैं, उस पर चलते हैं हम। ये आगे क्लोजिंग एंट्री पे चलो। ये हमारी क्लोजिंग एंट्री का टॉपिक आज हम करेंगे कंप्लीट, एकदम तरीके से समझेंगे, पूरी तरीके से। मैं चाहता हूं कि भाई एक एक चीज समझो अपने देसी। अब दोस्त हूं मैं तुम्हारा, एकदम दोस्त कैसे बता रहा हूं, एकदम देसी भाषा में सारा कंसेप्ट हम समझेंगे। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कोई का बाप नहीं रोक सकता तुमको एंट्री करने से। आराम से मन में अपने आप एंट्रियां निकल निकल के आएगी, से नए नए ख्याल, सपनों में भी एंट्रियां हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, क्लोजिंग एंट्री भाई साहब। क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है यानी कि क्लोज कर रहे हैं अपन किसी चीज को, उसकी एंट्री कर रहे हैं। अब भाई क्या क्लोज कर रहे हैं? तो देखो, मैंने समझाया था सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव में। अगर हम इसका देखना चाहें, मैं सफेद रंग का पेन ले लेता हूं। मीनिंग और ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही चीज है। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य अगर इसका समझ गए कि भाई क्यों क्लोजिंग एंट्री हो रही है, तो फिर क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, कैसे होती है, सब समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको पेन की साइज को धीरे कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा नॉइज हो रहा होगा, पीछे काम चल रहा है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? तो उद्देश्य क्या है भाई क्लोजिंग एंट्री का? तो मैंने समझाया था कि साहब एक अकाउंटिंग का ही एक उद्देश्य, सबसे पहले हमने फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें बताया था मैंने। अगर आप वो क्लास नहीं ली तो प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट को फॉलो करो शुरू से, ताकि सारी सारी चीजें समझ में आए। तो सबसे पहली क्लास ली थी, उसमें अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव जो बताया था, वो क्या बताया था? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है भाई रिपोर्टिंग। एक ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, उसका था रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम सारे खाते वाते, जर्नल एंट्री, ये वो सारा का सारा ये नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बता सके मालिक को। अकाउंटिंग बोल रही है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है वो बोल रही है कि मैं मालिक को ये बता सकूं, मालिक तुमको प्रॉफिट हो रहा है या फिर तुमको लॉस हो रहा है। मालिक तुम्हारा जो बिजनेस है मालिक, बिजनेस है वो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ये मैं बता सकूं मालिक को। इसके लिए मैं जन्मी हूं। ये कौन बोल रहा है? अकाउंटिंग बोल रही है। तो भाई ये चीज बताने के लिए इस ऑब्जेक्टिव को हम हमेशा दिमाग में रखेंगे अकाउंटिंग जब भी करेंगे, कि भाई मालिक को रिपोर्टिंग करनी है, मालिक को रिपोर्टिंग करनी है, मालिक को बताना है कि उसके प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ठीक है? अच्छा, ये तो एक बात हुई। अब मैं लिंक बैठाऊंगा तो सारी चीजों का एकदम ध्यान से सुनना। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हम समझ गए कि भाई क्या है, रिपोर्टिंग है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये मालिक को बताएंगे। अभी मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको सारे को मैं एक बार चलो, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो भाई मालिक को बताएंगे, चलो ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव तो रिपोर्टिंग है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन भाई बिजनेस तो, जैसे हमने एक कंसेप्ट पढ़ी थी अकाउंटिंग कंसेप्ट में, एक कंसेप्ट थी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो, तभी मैं बोल रहा हूँ सारी सारी प्लेलिस्ट फॉलो करना, तभी मैं जो लिंक बैठाता हूँ ना वो समझ में आएंगे। और जब लिंक जुड़ेंगे ना, तभी तुम्हारे दिमाग के तार जुड़ेंगे और तभी तुम अकाउंटिंग आराम से समझ पाओगे। तो देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने क्या पढ़ा था? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड तक चलेगा। तो भाई अकाउंटिंग ये पूछ रही है कि साहब रिपोर्टिंग तो मुझे करनी है, मालिक को बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लेकिन बताना कब है? क्योंकि बिजनेस तो अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक। अब जैसे अंबानी का बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस है ना, रिलायंस की भाई 50-60 साल से तो चल रही होगी, कम से कम, मुझे नहीं पता कितने साल से, इतने साल से तो चल रही है, 50-60 साल तो हो गए चलते हैं। तो कब बताऊंगा प्रॉफिट? मैं अकाउंटिंग पूछ रही है, मैं कब बताऊंगा मालिक को प्रॉफिट? जब बिजनेस लास्ट में बंद होगा, 100 साल बाद में, 150 साल बाद में, कब होगा तब प्रॉफिट बताऊं या फिर पहले बताऊं? तो मैंने कहा देखो भाई, बिजनेस तो अनंत काल तक चलेगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने कहा कि बहुत साल तक बिजनेस चलता है, तो ऐसे तो फर्क पड़ेगा नहीं फिर कुछ, है ना? ऐसे तो मतलब नहीं निकलेगा कि तुम बहुत 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 साल बाद में बताओगे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। इतने में तो मालिक बेचारा लुट जाएगा, क्योंकि मालिक को पहले ही पता रहे कि भाई लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से वो एक्शन लेगा। और उसको पता रहे कि लॉस हो रहा है, तो उस हिसाब से एक्शन लेगा बिजनेस में। तो भाई कुछ एक पीरियड डिसाइड किया लोगों ने कि भाई 1 साल, 1 साल,
एक साल में तुम हर साल ये बताओगे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगले साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगले साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हर साल अलग अलग अकाउंटिंग तुम बताओगी कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ये अकाउंटिंग को हमने कार्यभार दे दिया, उद्देश्य उसको बता दिया। अब बोले ठीक है बता देंगे, तो अब वो हर साल जो प्रॉफिट लॉस बताना रहेगा अकाउंटिंग को, उसी के लिए हमने क्लोजिंग एंट्री का कंसेप्ट निकाला। क्लोजिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि जो जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं हमारे खातों में, टेम्परेरी खाते होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स, जिनकी वैलिडिटी पीरियड, जो वैलिडिटी सुने ना, जियो की वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी, आजकल अनलिमिटेड वैलिडिटी आती है, उस तरीके से वो खाते जिनकी टेम्परेरी वैलिडिटी पीरियड जो होता है वो 1 साल तक का होता है, ठीक है, सिर्फ 1 साल तक का, उन खातों को हम क्लोज करते हैं, यानी एकदम खत्म करते हैं, जीरो करते हैं उनका बैलेंस, बैलेंस को जीरो कर देते हैं उनके को, है ना। कैसे करते क्या करते सब समझाऊंगा, एक बार सुनो मेरे से, है ना, एक एक चीज समझाऊंगा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, टेंशन बिल्कुल मतलब। तो जिन खातों को टेम्परेरी अकाउंट बोलते हैं, जिनकी वैलिडिटी 1 साल या उससे कम होती है, उनको क्लोज करते हैं, उनका बैलेंस जीरो करते हैं, और उसको करने के लिए हम काम करते हैं, क्या करते हैं, क्लोजिंग एंट्री करते हैं, समझ रहे हो, क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं। अच्छा चलो इनको बंद कर देता हूँ, ये सारी चीज समझ गए आप, समझ गए साहब। अब देखो समझो कौन से खाते टेम्परेरी है, कौन से खाते टेम्परेरी नहीं है, समझाता हूं मैं। खाताओं को कैसे पता हम करेंगे कि भाई ये खाता टेम्परेरी है, इसको क्लोज करना है, वो टेम्परेरी नहीं है, उसको क्लोज नहीं करना है। तो एक सिंपल रूल अगर मैं बताऊं, तो मैंने बताया था अकाउंटिंग की, जब हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे कि एंट्री कैसे होती है, उसमें हमने 3 टाइप के अकाउंट की बात की थी। एक तो पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है रियल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इनमें से टेम्परेरी कौन सा, ये समझ जाओ तो बाकी सारी समझ में आएगी। देखो पर्सनल यानी व्यक्ति वाला खाता, है ना, तो व्यक्ति को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। कोई वैलिडिटी 1 साल की होती है क्या आदमी की? यार आदमी कितने कितने साल जीता है, 70-70 साल के लोग भी बोलते हैं अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, वो ही नहीं मरना चाहते भाई, तो वैलिडिटी आदमी की तो खूब मान के चलेंगे, तो इसको तो भाई नहीं बोलेंगे, ना 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 टेम्परेरी, ना 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 पर्सनल अकाउंट, इसमें कंपनी उम्र भी आती है लेकिन आदमी से तुम्हारे को याद रहेगा। रियल अकाउंट, रियल तो भाई असेट है, रियल तो वो होती है जो असेट होती है, और असेट तो होती वही है जिसकी जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिले, तो भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है टेम्परेरी अकाउंट, नो 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 नो। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट में कलर बदलो बदलो भाई। नॉमिनल अकाउंट तो भाई वो होता है जो अपने एक्सपेंसेस हो गए, इनकम हो गई, है ना, प्रॉफिट्स हो गए, लॉसेज हो गए। अच्छा भाई ये तो मतलब एक्सपेंस इनकम तो इसी साल की होगी ना, यानी कि इनकम यानी मैं बिक्री मैंने की आज इस साल में, तो वो बिक्री इस साल की मानी जाएगी ना, उसकी उसकी वैलिडिटी 1 साल की तो होगी, वो अगले साल की बिक्री थोड़ी मानी जाएगी, नहीं 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 मानी जाएगी, इस साल की मानी जाएगी, हाँ हाँ। और खर्चा, खर्चा मैंने मान लो अप्रैल से लेके मार्च तक में मैंने मई का खर्चा चुकाया, अप्रैल मार्च अप्रैल 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 के बाद में मई, मई का मैंने अगर रेंट चुकाया, रेंट किराया, तो वो भी इसी साल का माना जाएगा, हाँ। फिर मई के बाद में जून का चुकाया तो वो भी इसी साल का, हाँ। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ भाई मार्च तक का, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है अकाउंटिंग का, वो जनवरी से दिसंबर नहीं चलता है, वो चलता है अप्रैल से लेके मार्च तक। तो अप्रैल से मार्च तक के जो खर्चे होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारे इसी साल के होंगे। अप्रैल से मार्च तक की जो जो इनकम होगी, रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर की इनकम, रेवेन्यू की मतलब जो इसी साल इनकम हो रही है, जिसका फायदा हमें आगे नहीं जाएगा। कई इनकम ऐसी होती है जो कई सालों के लिए होती है, वो बताऊंगा कौन सी होती है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। अभी बात ये करो कि जो देसी हमारी इनकम्स है और देसी हमारी सारे एक्सपेंसेज है, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और नॉमिनल अकाउंट को ही हम क्लोजिंग एंट्री में क्लोज करते हैं। किसको करते हैं? नॉमिनल अकाउंट को, इन्हीं को बोलते हैं टेम्परेरी अकाउंट, टेम्परेरी अकाउंट, ठीक है। अब कैसे क्लोज करते हैं वो समझाएंगे, अब क्लोज करते क्यों सबसे पहले वो समझो, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट में मैंने बताया कि इनकम एक्सपेंसेस ये सारी चीजें आती है, ठीक है, इस साल की है, जो इस साल से रिलेटेड है। तो इस साल से रिलेटेड, इस वर्ष से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंसेस का खाता, यानी कि अकाउंट, अकाउंट हम बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, क्लोज कर देंगे, और उसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्यों? क्योंकि क्लोज कर रहे हैं भाई खाता, सिंपल, नाम में ही लिखा हुआ है भाई, क्या करना है, खाते क्लोज करने हैं। कौन से? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट्स को, अकाउंट्स ही क्लोज किए जाएंगे। पर्सनल या रियल अकाउंट क्लोज नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। तो भाई ये हो गई क्लोजिंग एंट्री की, यहां पे हम नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करें। अब कर रहे हैं क्यों है, ये तो मैंने लिखा दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है वो ले लो, उसके बाद मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। ये मैंने लिया एक अच्छा खासा अपना लाइन, अरे भाई क्या हो गया, अरे भैया भैया, ये हमने लिए लाइन और ये हमने उड़ा दिया इसको, ये लो भैया, ये डिलीट, ठीक है, डिलीट।
क्या हो गया, कॉपी हो गया क्या? अरे यार डिलीट करते हैं चलो इसको। ये मैंने, अरे भाई क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है भाई? अरे यार तो बस क्या हो गया भाई, आज मेरा मान रहा नहीं है मेरा टैबलेट, क्या चक्कर है? ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो भाई नॉमिनल अकाउंट को ही क्लोज किया जाएगा, पर्सनल और रियल अकाउंट को नहीं किया जाएगा। अब क्यों करते हैं क्लोज? तो इसलिए करते हैं कि भाई जो खर्चे हैं और जो इनकम है, खर्चों को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंसेस, और इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आय। तो जो आय और खर्चे हैं, यानी हमारे इस साल में क्या क्या खर्चे लगे और हमें क्या क्या कमाई हुई, उन सबको अगर हम एक साथ लेंगे और उनका निचोड़ निकाल देंगे। जैसे मान लो मेरे ये खर्चा लगा, एक तो मैंने किराया दिया, एक मैंने जो है भाड़ा दिया, गाड़ी में गया था भाड़ा दिया, एक मैंने माल खरीद के लाया मैं, ठीक है, एक मैं कुछ मतलब रिपेयरिंग मैंने कराई, बिजली का बिल दिया, ये सारे मैंने खर्चे दिए, खर्चे 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 खर्चे, ठीक है। फिर मेरी इनकम भी हुई। अच्छा इनकम हुई, क्या इनकम हुई? एक तो मेरी सेल हो गई, एक मेरे इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और एक मेरे कस्टमर से इंटरेस्ट ले लिया, एक मेरे को जो है ये मान लो क्या बोलते हैं, कुछ इनकम में और क्या क्या इनकम होती है, बहुत सारी इनकम होती है होने को। तो पर अपने चलो बैंक डिविडेंड मिल गया मेरे को, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था बिजनेस के नाम से, उसका डिविडेंड मिल गया। डिविडेंड होता है जैसे कंपनी के शेयरों में अपन इन्वेस्ट करते हैं ना, पैसा लगाते हैं, तो कंपनी साल के लास्ट में अपने प्रॉफिट्स में से थोड़ा प्रॉफिट हमको देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये सारी मेरी इनकम हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सारे तो एक्सपेंसेस का टोटल लगाऊंगा, सारे खर्चों को जोड़ूंगा। भाई इतने खर्चे, जैसे मान लो 10,000 रुपये मेरे खर्चे का टोटल आया, और सारी मैं इनकम जोड़ूंगा, और मान लो ये इनकम मेरे आ गया 12,000 रुपये का टोटल, ठीक है। तो फिर अब मैं बोलूंगा मेरे प्रॉफिट कितना हुआ, कि भाई 10,000 के तो मेरे इस साल में खर्चे लगे और 12,000 के मेरे कमाई हो गई, यानी टोटल इसमें से ये घटाऊंगा, यानी कि 2,000 रुपये कमाई ज़्यादा आ रही है खर्चों से, इसका मतलब ये हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये तो होते 11,000 रुपये 10,000 रुपये के, और यहाँ पे कमाई जो है वो कमाई सिर्फ 9,000 रुपये होती, तो फिर क्या होता, डिफरेंस कितना आता, माइनस का 1,000, यानी कि मेरी कमाई कम पड़ गई, 1,000 खर्चे ज़्यादा हो गए, तो खर्चे 1,000 का लॉस हो गया ये, ठीक है। तो ये सारा टोटल करेंगे हम कहीं पे, तभी तो हमको पता चलेगा कि भाई हमारे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो वो टोटल कैसे करेंगे, क्योंकि भाई जो खर्चा है हमारा जो अलग अलग अकाउंट्स में पड़ा है, जैसे रेंट का अकाउंट अलग होगा, रेंट की जनरल एंट्री अलग पड़ेगी, ठीक है, जनरल एंट्री करना मैंने सिखाया आपको। तो रेंट की जब हम एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, रेंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने क्या एंट्री की होगी रेंट की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। तो ये फिर रेंट के खाते में चला जाएगा ये खर्चा, ठीक है। उसके बाद में हमने बिजली इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस दिया, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के अकाउंट में चला गया। तो भाई अलग अलग अकाउंट में पड़े हैं, तो या तो हम उन सारे अकाउंट में, अब ये वाला अकाउंट खोला मैंने, फिर इसका टोटल किया, फिर दूसरा खोला उसका टोटल किया, फिर तीसरे में जाऊंगा उसका टोटल करूंगा। भाई दिमाग खराब नहीं हो जाएगा मेरा? इतने सारे खर्चे हैं, उनके अलग अलग अकाउंट खुले पड़े हैं, उन सभी अकाउंट में जा जाके करूंगा टोटल में। तो मैं क्या कहा, मैंने क्या सोचा कि यार क्यों ना मैं इन सबको एक एक अकाउंट में डाल दूं, है ना, सबको लिस्ट से, लिस्ट वाइज, इधर तो एक्सपेंसेस डाल दूं, इधर इनकम डाल दूं, और फिर मैं उस एक अकाउंट में एक साथ टोटल कर लूंगा, वहां पे प्रॉफिट या लॉस भी निकल जाएगा। हाँ ऐसा 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 करेंगे तो यार मजा आ जाएगा, नहीं आएगा? बहुत मजा आ जाएगा भाई साहब, इतनी माथाफड़ी नहीं करनी पड़ेगी। एक एक छोटे छोटे अकाउंट में छोटा छोटा, कोई तो टुच्चे अकाउंट होंगे, टुच्चे जिनमें 50-100 रुपए पड़े होंगे, उनका भी टोटल करना पड़ेगा मेरे को जा जाके, इतनी माथाफड़ी नहीं करूंगा मैं। तो फिर मैं उनको एक अकाउंट में डालूंगा और एक जगह टोटल कर लूंगा। भाई ऐसा हो जाए तो जिंदगी एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। तो भाई ऐसा होता है, अकाउंटेंसी में ऐसा होता है, क्योंकि लोगों का माथा खराब हुआ, तभी उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा अकाउंट बनाते हैं जिसमें सारा एक जगह टोटल हो जाए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक जगह निकल जाए। उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम भी बताऊं क्या है, एक जगह टोटल करके हमें निकालना क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उस अकाउंट का नाम भी ऐसा ही रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट का नाम। भाई अकाउंटेंसी कितनी सरल है यार, जो काम करना है उसी अकाउंट का वही नाम रख दिया, ताकि याद रखने में भी दिक्कत नहीं आए। इसको शॉर्ट में पी एंड एल अकाउंट भी लिखते हैं, पी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लॉस। तो इस अकाउंट में हम सारे खर्चे और सारी इनकम ट्रांसफर कर लेंगे। करने का सिर्फ सेंस यही है कि सारे एक जगह आ जाए, तो हमें बार बार अलग अलग अकाउंट में जाकर टोटल नहीं करना पड़े, और हमारा सारा प्रॉफिट या लॉस एक जगह पे निकल जाएगा, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट बनेगा हमारा, पी एंड एल अकाउंट, उसमें हम खर्चों को ट्रांसफर करेंगे, और उसमें हम किसको ट्रांसफर करेंगे, इनकम्स को ट्रांसफर करेंगे। बड़ी बड़ी फर्म में जो है पी एंड एल अकाउंट एक ही बनता है, पी एंड एल अकाउंट। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो किसी चीज को बना रहे होते हैं। देखो दो टाइप के बिजनेस होते हैं दुनिया में, एक तो होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग का बिजनेस, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब तो जो माल बना बनाया लेके आता है और उसको फिर बेचता है अपनी दुकान पे लाके। जैसे मैं पार्ले जी का होलसेलर हूं, और मैं पार्ले जी खरीद के लाता हूं, और फिर मैं पार्ले जी को बेचता हूं। तो मैं पार्ले जी खुद नहीं बनाता हूं, मैं सिर्फ खरीद के लाता हूं और फिर उनको बेच देता हूं। तो मैं क्या हो गया, मैं हो गया भाई ट्रेडिंग का बिजनेस करने वाला, ठीक है। क्योंकि मैं खरीद के लाता हूं सामान, उसको बेच देता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, अपनी तरफ से बस अपना प्रॉफिट जोड़ता हूं और बेच देता हूं, ठीक है। एक बार मैं अपनी रिकॉर्डिंग देख लूं, चल रही नहीं चल रही, हाँ हाँ देखो भाई, क्यों नहीं, बिल्कुल देखो, गलती हो जाएगी, हाँ। तो वो तो हो गया ट्रेडिंग का बिजनेस। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कौन सा होता है, जहां पे मैं सामान बनाता हूं,
ठीक है, मैं कच्चा सामान लेके आता हूँ, उससे पक्का सामान बनाता हूँ और फिर बेचता हूँ। जैसे ये जो पार्ले जी बाहर से खरीद के लाया और फिर उसको आगे बेच दे, वो तो हो गया ट्रेडिंग वाला। लेकिन जो पार्ले जी को खुद बनाता है, पार्ले जी बनाने वाली कंपनी, वो हो गया मैन्युफैक्चरर, क्योंकि वो आटा लेके आएगा, चीनी लेके आएगा, सबको मिलाएगा, फिर उनके बिस्किट बनाएगा, पैकिंग करेगा और फिर बेचेगा, तो उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो ये ट्रेडिंग एंड ये पी एंड एल अकाउंट मैंने बताया ना, ये दोनों के केस में अलग अलग बनेगा। कैसे? देखो, ये तो हमारा गया ट्रेडर और ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरर। तो जो ट्रेडर होगा, जो खुद कुछ नहीं बनाता, उसके केस में तो सीधा सीधा हम पी एंड एल अकाउंट बना देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एंड एल अकाउंट बन जाएगा। लेकिन जो बनाता है सामान फैक्ट्री लगा के, उसके केस में दो अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट नॉर्मली, है ना। उसका नाम क्या होता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है पी एंड एल अकाउंट। ये दोनों सेम अकाउंट है, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, बस नाम इसलिए दो रख दिए कि फैक्ट्री जो है हमारी, जिसमें हम सामान बना रहे हैं, ठीक है, जहां पे सारा पार्ले जी की चीनी मीनी सब कुछ लेके आ रहे हैं और वहां से पार्ले जी बिस्कुट बन रहे हैं, जहां मजदूर काम कर रहे हैं, जहां पे बहुत आवाज होती रहती है, जहां पे बहुत पसीना बहता है, जहां पे अमिताभ बच्चन काम किया था, करता था, एक कौन सी मूवी थी उसमें पता नहीं। तो उस जगह से रिलेटेड, डायरेक्टली उस जगह से रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस होंगे, यानी वहां पे जो जो खर्चे हमारे लग रहे हैं उस फैक्ट्री में, उन मजदूरों पे, उन मशीनों पे, उन माल पे, वो सारे खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, जो उस जगह पे लग रहे हैं फैक्ट्री में। लेकिन फैक्ट्री से बाहर निकले हम, ठीक है, थोड़ी दूर गए, थोड़ी दूर एक बढ़िया सी बिल्डिंग थी, एसी वैसी चल रही थी, आय हाय हाय, मालिक बैठा था इसमें, और मालिक के साथ में कई उसके मैनेजर मैनेजर बैठे थे, अकाउंटेंट अपने जैसे वो भी बैठे थे, सीए बैठे थे कई मेरे जैसे। ठीक है, वो ऐसे में बैठ के आराम से देख रहे थे कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और वो एंट्री विंट्री कर रहे थे, अपना संभाल रहे थे बिजनेस को, प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल रहे थे। तो भाई ये तो डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे नहीं है, ये तो यहाँ पे बैठे हैं आराम से एसी के कमरे में। ठीक है, प्रोडक्शन तो बेचारा मजदूर कर रहा है जो पसीने में भिजा हुआ है, जो फैक्ट्री में है। हम तो फैक्ट्री से दूर एक बिल्डिंग में एसी के कमरे में है। लेकिन क्या इनके एक्सपेंसेस को, क्या इनके खर्चों को, जो एसी का खर्चा है, जो लोग बैठे हैं उनकी तनख्वाह है, क्या मैं उसको बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं मानूं? क्योंकि वो खुद तो भाई कर रहे नहीं है कुछ, खुद तो पार्ले जी बना रहे नहीं है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं रेगुलेशन का, रेगुलेट कर रहे हैं बिजनेस को, वो खाते बना रहे हैं, वो देख रहे हैं, मैनेजर है जो देख रहे हैं रिपोर्ट कि भाई लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कितनी बिक्री हो रही, कितनी नहीं हो रही। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। सिर्फ सामान को बनाना या वहां मजदूरी करना ही महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बोलते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ADMN, हिंदी शॉर्ट में ADMN बोलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले, जो खुद कुछ नहीं बनाते, खुद कुछ नहीं मेहनत करते, वो बस बैठ के देखते हैं कौन कितना बना रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया, कितना लॉस हो गया, कागजों वाला काम करते हैं, एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, पंखा चलता है, कुर्सी बैठे रहते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं, उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले। और वो खर्चा भी बिजनेस का ही होता है, लेकिन उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली वो प्रोडक्ट बनाने पर खर्चा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली इससे पार्ले जी नहीं बनता है भैया, ये तो पार्ले जी बना ही नहीं सकते ना। ये तो बैठ के बस देखते हैं कितना पार्ले जी बना, कितना बिका। पार्ले जी तो ये बनाते हैं यहाँ पे मजदूर बेचारे हमारे, तो इन मजदूरों पे जो खर्चा होगा, इस फैक्ट्री पे जो खर्चा होगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट क्यों बोलते हैं? कि भाई डायरेक्टली हम वो खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने पे लगा रहे हैं, डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट पार्ले जी पे खर्चा लग रहा है ये। लेकिन ये खर्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी लग तो पार्ले जी पे रहा है, क्योंकि उस पार्ले जी की फैक्ट्री को चलते रहने के लिए ये दिमाग लगाते रहते हैं सारे दिन बैठ के, ये प्रोडक्ट, ये वाले कौन से मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले। लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से लगाते हैं दिमाग, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो सीधे फैक्ट्री के खर्चे होंगे वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और पी एंड एल अकाउंट में कौन से जाएंगे? जो इनडायरेक्ट होंगे, जो इन इन एसी की हवा खाने वालों के खर्चे होंगे, वो जाएंगे इनडायरेक्ट में। ये मैंने समझा, दिमाग में बात आई होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये इसके दो पार्ट में भी बन जाता है कई बार ये, कि ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, जब अगर मैन्युफैक्चरर हो, और ट्रेडर होगा तो सिर्फ पी एंड एल अकाउंट बनेगा। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है ये इसलिए बनाया गया था कि हम सारे खर्चों को, सारी इनकम को एक जगह उनकी लिस्ट बना सके, और एक जगह टोटल करके लास्ट में फाइनल नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस हमारा निकाल सके। तो उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ओके। तो इनको ही बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री भाई, कि सारे टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज करके एक जगह लेके आओ, उनकी लिस्ट बनाओ, फिर उसका प्रॉफिट या लॉस निकालो, ताकि हमको पता चल जाए कि इस साल में हमने कुछ तीर मारा है या फिर इस साल में हमने अपना नुकसान करवाया है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब क्या करना है? अब भाई कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और क्या करेंगे। चलो, एग्जाम्पलों की बात आ गई तो एग्जाम्पल हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे एग्जाम्पल्स। थोड़ा सा मोटा कर लूँगा यार पेन को, थोड़ा मजा नहीं आ रहा देखने में। कर लो भाई, तुम्हारी बात, तुम्हारा टैबलेट, तुम्हारा पेन, तुम कुछ भी करो। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। तो देखो, क्वेश्चन जो होगा ना भाई साहब, तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन आएगा क्लोजिंग एंट्री करने का, उसमें या तो वो देंगे ट्रायल बैलेंस की समरी, ठीक है, कि भाई ये ट्रायल बैलेंस की समरी है, इससे क्लोजिंग एंट्री करो, या फिर वो देंगे नेम ऑफ आइटम, खुद को आइडेंटिफाई करना होगा उस आइटम को, और उसकी पोस्टिंग करनी होगी। अब क्लोजिंग एंट्री करने का तरीका मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, कृपया ध्यान से सुनिए, कृपया ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीका है। तुम्हें अगर अकाउंटिंग का गोल्डन रूल याद है ना भैया, गोल्डन रूल, मैंने देखो गोल्डन कलर ले लिया इसीलिए, तो फिर तुम आराम से क्लोजिंग एंट्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉमिनल अकाउंट की क्लोजिंग एंट्री होती है, तुमको ये पता है ना? हाँ जी पता है। तो फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल भी पता होगा, पता है साहब, क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स।
ठीक है, ये अकाउंटिंग का रूल है भाई, हमको पता है, कितनी बार बताओगे, वापस बताऊंगा, बार बार बताऊंगा जब तक तुम याद नहीं कर लेते। तो भाई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इस रूल से ना सिर्फ हमें यह पता चलता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है, बल्कि यह भी पता चलता है कि जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनका नेचर डेबिट होता है, डेबिट नेचर के होते हैं। वो हर अकाउंट के दो नेचर होते हैं, या तो क्रेडिट नेचर होता है किसी भी अकाउंट का, या फिर डेबिट नेचर होता है। तो इस गोल्डन रूल से ना सिर्फ हमें यह पता चला कि एंट्री कैसे करनी है, बल्कि यह भी पता चल जाता है कि जो एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उनका डेबिट नेचर होता है। यानी अगर उनको डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे, क्योंकि उनका नेचर है भाई, डेबिट उनका नेचर है। और जिसका जैसा नेचर होगा उसको वैसी व्यवस्था और दोगे तो वो और ग्रोथ करेगा और प्रगति करेगा। जैसे गांव वाला आदमी है, उसको गांव में ही सारी सुविधा दोगे तो वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, लेकिन उसको शहर में जाकर पटक दोगे, अचानक से उसके शहर में सब कुछ उसको वीराना वीराना लगेगा। लेकिन शहर वाले को शहर अच्छा लगेगा, उसको गांव में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। तो जिसका जैसा नेचर है उसको वैसी सुविधा वहीं पे दोगे तो वो और बढ़ेगा। तो भाई एक्सपेंसेस और लॉसेज अगर उसको डेबिट करेंगे तो वो और बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है क्लोजिंग एंट्री में, हमें तो उनको खत्म करना है, इस खाते में लेके आना है, यानी उनके खुद के खातों में से उनको खत्म करना है। तो खत्म कैसे करेंगे कि भाई उसका जो नेचर है डेबिट नेचर है, तो उससे उल्टा कर दो उसको। जो डेबिट नेचर का होगा उसको अगर हम क्रेडिट कर देंगे तो उसकी तो हवाई निकल जाएगी, हवाई टाइट हो जाएगी उसकी, क्योंकि नेचर मेरा डेबिट का, कर दिया मेरे को क्रेडिट, यानी मैं तो खत्म। तो बस यही है। और खत्म होकर कहां चला जाएगा, इस लिस्ट वाले अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैसे जाएगा अभी बताता हूं, देखो मैं। तो चलो सबसे पहले एंट्री मारते हैं एक्सपेंसेस की, इस गोल्डन रूल से, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं एक एक्सपेंस और एक इनकम का वो लेके क्या बोलते हैं उसको, उदाहरण लेके मैं समझाऊंगा कैसे करनी है। चलो करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चलो भाई करते हैं। रेंट, थोड़ा सा कलर बदलता हूं यार, सफेद लेता हूं मैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ पता है क्या? बताओ बताओ, किस किस को पता है, कमेंट करके बताना। इसका हो गया कि बीइंग रेंट पेड। ठीक है, रेंट मैंने चुका दिया 10,000 रुपए का, ये एक्सपेंस मेरा हो गया। अब भाई एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, इसका मतलब ये बड़ा है क्योंकि इसका नेचर जो है एक्सपेंसेस का वो डेबिट का होता है, और ये बढ़ गया। अब हमें भैया इसको करना क्या है, हमें जो है इस एक्सपेंस को डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो रेंट जो होता है, रेंट वो कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है, यानी ये सीधा पार्ले जी बनाने से रिलेटेड है या फिर नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम पार्ले जी बना रहे हैं तो ये रेंट जो है ना, रेंट का मतलब होता है बिल्डिंग का किराया, बिल्डिंग का किराया, जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं उसका किराया। तो मैंने बताया था कि दो बिल्डिंग थी, एक तो फैक्ट्री थी जहां पे मजदूरों के पसीने आ रहे थे, वो बेचारे लग रहे थे पार्ले जी बनाने में, और एक फैक्ट्री, एक बिल्डिंग थी उसमें ऐसी वैसी चल रही थी, आराम से बैठे थे, कुर्सी तोड़ रहे थे। तो अगर इस फैक्ट्री वाली बिल्डिंग का किराया है ये, तब तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये पार्ले जी बनाने में सीधा सीधा काम आ रहा है, सारी मशीनें यही लगी हुई है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। लेकिन अगर ये ऐसी वाली बिल्डिंग का किराया जहां पे सब बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड तो है लेकिन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, पार्ले जी की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये नहीं है, तो इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो ये कौन सा है उसके हिसाब से देखेंगे। अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यानी कि उनका किराया है जो बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं एसी के कमरे में। ठीक है, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे मैं लिख भी देता हूं। चलो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस तो कहां जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, लिख लेना कहीं पे, बहुत काम आती है चीजें। और इनडायरेक्ट बाद में तो याद हो जाएगी, एक बार याद होने के बाद तो कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे पी एंड एल अकाउंट में। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये रेंट का एक्सपेंसेस जो है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो चलो इसको भगाते हैं। अब इसको पी एंड एल अकाउंट में कैसे भेजेंगे रेंट को? तो भैया रेंट जो है वो है हमारा एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट। डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेगा, लेकिन इसको हमें घटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर दो सासू के को। चलो कर देते हैं, तो क्रेडिट कर देते हैं इसको। तो यहां पे मैं कर दिया टू रेंट, हम ऐसे करते हैं ना क्रेडिट, तो टू रेंट कर दिया 10,000। अब देखो इसमें क्या हुई, यहां पे डेबिट हुआ था 10,000 से, अब यहां पे क्रेडिट हो गया 10,000 से, तो ये तो खत्म हो गया, सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हो गया, बैलेंस जीरो हो गया, खत्म। लेकिन अगर यहां पे टू किया तो ऊपर भी कुछ करना पड़ेगा भाई, डेबिट क्या करेंगे, वही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट। लो भैया ये पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां। जो रहा है क्या कुछ क्लोजिंग एंट्री करने में? भाई तुमने रेंट की एंट्री तो सीख ली थी, इस एंट्री को बस करना क्या है, ये बैंक तो हो गया, बैंक का कुछ नहीं करना। ठीक है, बैंक को छेड़ना मत, रेंट को ही हमें हटाना है यहां से। तो रेंट को कैसे हटाएंगे भाई, डेबिट क्या था, क्रेडिट कर दिया बस, और ऊपर क्या डेबिट किया फिर, पी एंड एल अकाउंट। तो ये पी एंड एल अकाउंट में पहुंच गया अब, है ना, पी एंड एल अकाउंट में पहुंच गया। और मैंने बताया था कि जो पी एंड एल अकाउंट होता है उसका देखो, ये टी शेप अकाउंट है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो सारे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो इस डेबिट साइड में आते हैं, है ना। तो इसमें कैसे आएंगे, देखो ये क्या है, टू रेंट, तो टू तो इधर लिखते हैं भाई, टू इधर आता है, बाई वाले जो डेबिट में तो इधर आते हैं, टू रेंट इधर लिखेंगे, 10,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, ये पी एंड एल अकाउंट में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक और चीज करते हैं हम, एक और करते हैं एंट्री। चलो एक और एंट्री करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आएगी कैसे ये पी एंड एल अकाउंट में सारी चीजें आ जाएगी, और फिर उसका हम टोटल कैसे करेंगे, क्या होगा। देखो क्यों ये पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है, क्यों क्लोजिंग एंट्री होती है, सारा तुमको तुक समझ में आना चाहिए, दिमाग कुछ नहीं लगाना भाई, अकाउंटिंग एकदम सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए मैं एक बार रिकॉर्डिंग दे देता हूँ अपनी। चल ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि एक जगह पे सबकी लिस्ट बन जाए, टोटल हम आराम से कर ले, माथापड़ी नहीं करनी पड़े, माथापड़ी कम करने के लिए सारा सिस्टम बनाया गया। दूसरी करते हैं हम रेंट का हो गया हमारा, और हम क्या करते हैं वेजेज, सैलरी कर देता हूं मैं, चलो सैलरी, सैलरी पे की हमने ना, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस से डेबिट हो जाएगा, 2,000 रुपए की सैलरी पे की, और टू बैंक 2,000 रुपए। इसमें भी वही करेंगे भाई साहब कि सैलरी डेबिट हुई है तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू सैलरी, तो ये खत्म सैलरी, और इधर पी एंड एल को डेबिट कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब 2,000 रुपए इधर कर दिए, तो देखो इसका तो खत्म काम, यहाँ पे क्रेडिट हुई, यहाँ पे डेबिट हुई, तो ये तो जीरो हो गई, ठीक है। अब पी एंड एल अकाउंट डेबिट, तो पी एंड एल अकाउंट में लिखेंगे टू सैलरी और 2,000। तो देखो यहां से हो रहा क्या है, रेंट भी यहाँ पे आ गया, सैलरी भी यहाँ पे आ गई, वहां से खत्म हो गए वो, और यहाँ पे आ गए एक जगह पे। अब हमें पता है कि भाई रेंट का तो यहाँ पे 10,000 रुपए लगे थे, सैलरी के 2,000, एक ही जगह से एक अकाउंट को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे कितने खर्चे हुए थे, कितने कितने रुपए गए थे। कितना मजा हो गया बताओ, 1,000 अकाउंट में नहीं जाना, एक ही चीज को देखो और फिर इनका टोटल लगाएंगे, इधर इनकम आएगी, देखो जब इनकम की एंट्री करते हैं, है ना, एक ही अकाउंट को देखो और सब पता चल जाएगा कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने क्या हुए। इनकम की एंट्री करते हैं, चलो। ब्याज मिला बैंक से, ब्याज ब्याज, बैंक से ब्याज मिला, बैंक से ब्याज मिला, ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, क्या होता है भैया, इंटरेस्ट। तो बैंक ब्याज मिला, क्या एंट्री करेंगे, नॉमिनल अकाउंट की एंट्री होती है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, तो चलो बैंक का ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कर दिया भाई, प्रॉफिट 500 रुपए ब्याज मिला, क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करेंगे, तो भाई ब्याज मिला ना, तो बैंक बैंक पे मिलेगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में मिल गया ब्याज, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए, क्यों, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है, और बैंक बैलेंस जो होता है रियल असेट होती है, रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है वापस पास में, क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, तो उसको डेबिट कर दिया। और यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगा, यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल लगा, यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, दोनों हो गई एंट्री। अब भैया इसको ट्रांसफर करना है पीएनडल में, ये इनकम है हमारी, एक जगह ट्रांसफर कर दे पीएनडल में, ताकि हम वहां पे बैठ के सारी लिस्ट बना लेंगे, इनकम का टोटल लगा लेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल लगा लेंगे, और प्रॉफिट लॉस आएगा वो निकाल लेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो भाई ये टू लगा हुआ, ये क्रेडिट है, और हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल भी पढ़ा था कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, तो जो है इनकम और प्रॉफिट होता है उनका नेचर होता है क्रेडिट। भाई ये तो क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इसका नेचर अगर क्रेडिट है तो इसको क्रेडिट करेंगे तब तो ये बढ़ेगा, लेकिन इसको हमें घटाना है तो हम इसको डेबिट कर देंगे ताकि ये घट जाए। तो चलो हम इसको डेबिट कर देते हैं, ये हमने इसको डेबिट किया, कहां किया, ये कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500 रुपए से, टू क्या करें, टू वही अपना पी एंड एल अकाउंट, भाई 500 रुपए से ये भी कर दिया। अब क्या हो गया भाई, यहां पे बाई इंटरेस्ट में ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेबिट हुआ है ना, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा बाई इंटरेस्ट। जो भी चीजें जैसे पीएनडल अकाउंट है, पीएनडल अकाउंट में जो टू, जहां पे पीएनडल अकाउंट हो रहा है तो मतलब दूसरी चीज यहां पे आएगी, पीएनडल अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है तो दूसरी चीज इधर टू में आएगी, समझ गए बात, ये तो समझ में आ गई होगी, आ गई साहब। तो यहाँ 500 रुपए लिख देंगे। अब देखो हमको पता है कि भाई हमारा इतना खर्चा हुआ, इतनी हमारी इनकम हुई, टोटल लगा के हम निकाल सकते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तो मैंने 2-3 आइटम बताए, वो बताया पीएनडल के, लेकिन मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट और बनता है। देखो ट्रेडिंग और पीएनडल अकाउंट का सिस्टम क्या होता है मैं समझा देता हूं। पहले मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है उसमें सिर्फ वो खर्चे आते हैं जो उस फैक्ट्री से जुड़े हुए, जहां पे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जहां पे कोई चीज हम बना रहे हैं, उससे डायरेक्टली जो खर्चे जुड़े रहेंगे वो इस ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनेगा, ये बन गया। तो इधर तो सारे हम खर्चे लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, यहाँ पे लिख दिए। इधर इनकम 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 इनकम, ठीक है, यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में टोटल लगाएंगे, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, क्या आएगा वो हम लिख देंगे। चलो मान लो प्रॉफिट आ गया है ना, तो टू ग्रोस प्रॉफिट, इसको ग्रोस प्रॉफिट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलेगा, यानी इसका इनकम हमारी ज्यादा हो और खर्चा हमारा कम हो, तो हम इधर प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ेगा वो यहां पे लिख देंगे, उसके आगे लिख देंगे टू ग्रोस प्रॉफिट, टू ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमेशा इधर आता है, ठीक है। और अगर ये वाला ज्यादा हो, खर्चा वाला टोटल ज्यादा हो, इधर का टोटल कम पड़ रहा हो, तो हम यहां पे लिख देंगे बाई ग्रोस लॉस, यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी लिखेंगे ना हम, और ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनडल अकाउंट की खास बात यह है कि जो भी यहां पे लिखोगे टू ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया, तो इसी अकाउंट के आगे जो है पीएनडल अकाउंट बन जाएगा, ये अकाउंट खींच जाएगा आगे, यहां पे टोटल लगा और यहां पे फिर बाई ग्रोस प्रॉफिट लिख के यहां पे आगे हम चालू कर देंगे। ये बैलेंस को हम इधर लेके आए हैं। बैलेंस जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाता है या फिर एक साल से दूसरे साल में जाता है तो वैसे जाएगा, यहां पे टू में आएगा तो वो दूसरा यहां पे बाई में आ जाएगा, समझ रहे हो। हम ट्रांसफर कर रहे हैं बैलेंस को, तो बैलेंस यूं उठ के जाएगा और यहां पे ट्रांसफर होगा। जैसे अभी बताया था ना मैंने बताया था ना कि जो एक्सपेंसेज है उनका डेबिट नेचर होता है, लेकिन अगर उनको पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हम उनको क्रेडिट कर देंगे ना, क्रेडिट कर देंगे। तो वैसे ये प्रॉफिट जो है इसका क्रेडिट नेचर होता है, इसको ट्रांसफर करते तो हम इसको डेबिट कर दिया, बाई ग्रोस प्रॉफिट कर दिया, ठीक है। ये अब पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो हम ट्रेडिंग इसका अकाउंट का ऐसे भी नाम लिखते हैं हम, ट्रेडिंग
एंड P&L अकाउंट, क्योंकि हम एक ही लाइन खींच के दोनों अकाउंट को एक साथ बना देते हैं, ठीक है। इसलिए अलग अलग बनाओगे तो एक अकाउंट का नाम ट्रेडिंग अकाउंट रख सकते हो, दूसरे अकाउंट का नाम P&L अकाउंट रख सकते हो, लेकिन अधिकतर लोग साथ में बनाते हैं क्योंकि ये एक जैसे अकाउंट है। सिर्फ ये हमने डिफरेंशिएट किया है कि भाई ये वाला जो खर्चा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर रहा है वो हमारा सीधा फैक्ट्री का खर्चा या इनकम है, और जो ये ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस है ये सीधा फैक्ट्री का खर्चा या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस है। उसके बाद हम बाकी जो इनडायरेक्ट एसी वाले कमरे के खर्चे होते हैं वो नीचे लिखते हैं यहाँ पे, और फिर बाद में प्रॉफिट जो लॉस निकालते हैं वो पूरी हमारी कंपनी का, यानी कि उसमें एसी वाले कमरों वाला खर्चा भी आ गया और फैक्ट्री का खर्चा भी आ गया, सारे खर्चे निकाल के जो प्रॉफिट लॉस आएगा हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है ना हम खर्चे तो लिखते हैं फैक्ट्री से जुड़े हुए, कुछ एक चीजें और आती है यहाँ पे, जैसे स्टॉक आता है एक स्टॉक। तो जो स्टॉक हम देखेंगे ना भाई, स्टॉक जो देखेंगे हम वो एडजस्टमेंट एंट्री में देखेंगे कि एडजस्टमेंट एंट्री में स्टॉक की एंट्री कैसे होती है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री में यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन का एक्सपेंसेस आता है, तो डेप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, किसमें देखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री में देखेंगे। तो हमने क्लोजिंग एंट्री सबसे पहले समझी कि क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, क्यों होती है। सबसे बढ़िया दिमाग में ये रखो कि एक जगह पे लाने के लिए सारी चीजों को, फिर इसका एक जगह टोटल लग जाए और पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस निकल जाए, इसके लिए क्लोजिंग एंट्री की जाती है। और क्लोजिंग एंट्री करने का सिंपल सा तरीका यह है कि नॉमिनल अकाउंट में सिर्फ क्लोजिंग एंट्री होती है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल जो होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। और उसमें इसी गोल्डन रूल से हमें ये भी पता चल जाता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज का मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेज का जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, मतलब उनको डेबिट करेंगे तो वो बढ़ेंगे और हमें बढ़ाने नहीं होते क्लोजिंग एंट्री में। हमें तो क्लोजिंग एंट्री में उनको क्लोज करना रहता है, क्लोज करने हमारे उनको खत्म करना रहता है, उनको कम करना रहता है। तो अगर डेबिट करने से वो बढ़ते हैं तो इसका उल्टा क्रेडिट करने से वो कम हो जाएंगे, क्रेडिट करने से वो क्लोज हो जाएंगे, तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। और जो इनकम और प्रॉफिट है उनका रूल ये है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, इसका मतलब इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट करने से बढ़ते हैं, क्रेडिट करने से वो मजबूत होते हैं। हमें उन्हें तोड़ना है, हमें उन्हें क्लोज करना है, हमें उन्हें खत्म करना है, तो हम इसका उल्टा करेंगे, डेबिट करेंगे इनकम एंड प्रॉफिट को क्लोजिंग एंट्री करते टाइम पे, और बाकी जो बचेगा उसको P&L अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट कर देंगे दूसरी साइड में। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी भाई लोगों को। क्लोजिंग एंट्री एकदम मस्त समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके अवश्य पूछना, सारे कमेंटों का मैं रिप्लाई भी करूंगा और मैं समझ भी पाऊंगा कितना तुम समझ पा रहे हो, उसके हिसाब से मैं अपने पढ़ाने के तरीके को और पढ़ाने की स्पीड को कम या फिर ज्यादा कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। गुड बाय।